जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ना, एक ही वीडियो में लेकर के आ गया हूं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए प्रत्येक प्रश्न को तैयार कर लेते हो ना, तो दोस्तों 7 मार्च को आप अर्थशास्त्र से फुर्सत हो जाने वाले हैं। टेंशन मत लो, मैं आपके एक एक प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में फंसा दूंगा। बस जितने भी मैं वन शॉट महामैराथन वीडियो लाऊं, प्रत्येक वीडियो को आपको देखना है। अभी ये अर्थशास्त्र की वीडियो है, इसके बाद मैं नागरिक शास्त्र पर भी लाऊंगा, भूगोल पर भी लाऊंगा और हिस्ट्री पर भी लाऊंगा, ठीक है। और अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे ना, तो साइंस यानी सोशल साइंस में आप 70 में 70 आराम से ला सकते हैं। और मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस दमदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो परीक्षा के लिए एकदम रामबाण होने वाली है। बस एक एक प्रश्न को आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है और आज से याद करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो इस देश में रहता है, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, उन व्यक्तियों की कैसे क्या अर्निंग है, ठीक है, वो साल में कितनी अर्निंग कर लेते हैं, अर्जित आय उनकी जो है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अर्निंग की गई आय, यानी प्रत्येक व्यक्ति की अर्निंग, ठीक है। यानी एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बस एक लाइन की परिभाषा आपको लिखना है, इतने में 1 से 2 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिएगा दोस्तों, शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी कि देखो, जैसे कोई भी देश है, जैसे इंडिया में क्या हुआ कि प्रत्येक साल में जितने बच्चे हुए, ठीक है, जितने भी बच्चे हुए उसमें से 1000 बच्चे, देखिए 1000 बच्चे जो होंगे, 1000 बच्चों में से जो बच्चे 1 साल, ठीक है ना, 1 साल की आयु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात जिनकी मृत्यु 1 साल से पहले ही हो गई 1000 में से, उसको हम क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे, ठीक है ना। यानी प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों का अनुपात जो है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया एक ऐसा मापदंड। मानव विकास सूचकांक क्या है, एक मापदंड है, ध्यान देना, ठीक है, एक पैमाना है कह लो, ठीक है, एक पैमाना है। यानी कि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया एक मापदंड है या पैमाना है, जिसके द्वारा विश्व के अलग अलग देशों का सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। यानी कौन सा देश कितना ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हो चुका है, कौन सा देश उन्नति कर चुका है, कौन सा देश विकसित हो चुका है, उस आधार पर इस श्रेणी में उसको रखा जाता है, ठीक है, उसका स्थान इस श्रेणी में निर्धारित किया जाता है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है ना। यानी कि कह लो इंडिया कितना प्रोग्रेस किया किस साल में, ठीक है, उस सूची में रखा जाएगा, ठीक है, कौन सा देश कितना प्रोग्रेस किया मानव विकास सूचकांक में उसका वर्णन किया जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय का मतलब यह है कि कोई देश कितना जो है साल में कैसे क्या उसकी अर्निंग है, ठीक है ना। उत्तर में लिखेंगे, एक लेखा वर्ष में, यानी किसी विशेष वर्ष में। एक लेखा वर्ष में का मतलब है कि किसी विशेष साल में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो हम राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होती है। यानी कि किसी देश के अंदर कितना उसके अंदर उपस्थित आर्थिक क्रियाओं से अर्निंग हुई प्लस जो विदेशों से प्राप्त अर्निंग हुई, सबको अगर जोड़ने पर जो आय हमको प्राप्त होगी, जो अर्निंग हमको प्राप्त होगी, उसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे, ठीक है ना। यानी कितना देश में अर्निंग जनरेट हुई, कितना बाहर से अर्निंग उत्पन्न हुई, दोनों अर्निंगों को जब जोड़ा जाएगा तो हमें राष्ट्रीय आय हमको प्राप्त होगी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, खुली एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको मैं कहूं तो बेहद इंपॉर्टेंट है, जितनी बार स्टार लगाऊं उतनी बार ये इसके लिए कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% छपने की संभावना है एकदम। तो खुली बेरोजगारी में लिखेंगे दोस्तों, वह परिस्थिति जिसमें श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता। खुली बेरोजगारी है क्या, वह परिस्थिति, वह स्थिति जिसमें हम काम करना चाहते हैं, जैसे हम इस समय काम करने के योग्य हैं लेकिन हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यह बेरोजगारी अधिकतम औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, खुली बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। अब प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी क्या होती है, ध्यान से समझना, रटना नहीं पड़ेगा, मैं इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा। वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं, यानी जैसे हमने घर में काम लगवाया, हम घर बनवा रहे हैं, छत डलवा रहे हैं, उसमें हम करते क्या हैं,
काम है केवल 10 लोगों का, लेकिन मजदूर हमने कितने लगा लिए, 30 लगा लिए। ठीक है, 20 मजदूर इसमें एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि 20 मजदूर जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं, क्योंकि उनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजदूर ऐसे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो करते क्या है भाई, ये सोचते हैं कि यार कोई भी ठीका हमको काम का मिल जाए ना, तो 5 दिन के काम में 10 दिन लगाएंगे तो दुगना मुनाफा कमाएंगे। ठीक है ना, यानी उन 10-20 लोगों के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं है। तो ये 20 लोग जो है ना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं, यानी वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में ये बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के एक टुकड़े में 8 लोग काम कर रहे हैं, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। यानी जितना 5 लोग काम करके कार्य करते हैं, उतना जब 8 लोग करते हैं तो उसमें 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। ठीक है ना, ऐसे में अतिरिक्त 3 लोग जो काम में लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनरेगा के उद्देश्य आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सरकार द्वारा चलाया गया यह जो नया नियम है, कानून है मनरेगा जो है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है सरकार का, तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम करने के अधिकार से संबंधित कानून बनाया है। पहले हम मनरेगा के बारे में बताएंगे, उसके बाद मनरेगा के क्या उद्देश्य हैं वो बताएंगे। ठीक है ना, यानी कि हमारी केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो 200 जिलों में काम करने के संबंधित एक कानून बनाई है जिसको हम मनरेगा कहते हैं। ठीक है, इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं, ध्यान देना। ठीक है, इस कानून को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को जो कार्य करने के योग्य हैं तथा जिन्हें कार्य करने की आवश्यकता है, सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाए। यानी वह व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है, काम करने के योग्य है, परंतु जिसे काम नहीं मिल रहा है, उन लोगों को सरकार द्वारा 1 साल में, ठीक है, 1 साल में 100 दिनों का रोजगार, ठीक है, 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन देना है। यानी 100 दिनों का रोजगार आपको सरकार दे रही है मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, इससे आपकी बेरोजगारी दूर होगी। यदि सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहती है तो वह लोगों को रोजगार में छूट देगी। ठीक है, जैसे अगर सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है तो रोजगार में आपको छूट देगी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। यानी कोई भी देश जो है वो किस तरीके से मजबूत होता है, कैसे वो विकसित होता है, उस स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्रक जो होते हैं ये कैसे योगदान करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे दोस्तों, किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले इतना लिखेंगे, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्रक जो होते हैं उनका उद्देश्य जो होता है, लक्ष्य जो होता है, वो लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सबके लिए योगदान देना होता है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्रक के द्वारा ही किया जाता है, इतना आपको लिखना है। आगे लिखेंगे दोस्तों, ऐसी गतिविधियां जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना सार्वजनिक क्षेत्रक का काम है, क्योंकि ये सब लोगों के लिए लाभदायक है। ठीक है ना, सरकार ऐसे भारी व्यय यानी भारी खर्चे स्वयं उठाती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करवाती है और राशन की दुकानों में कम दाम पर बेचती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक, ये देखिए कई जगहों पे गलत टाइपिंग हो गई है, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। यानी कि सरकार जो है जनता को हर तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। वो अनाज जनता से, किसानों से महंगे दाम पे खरीदती है, गोदामों में इकट्ठा करवाती है, सस्ते दाम पर बेचती है। ठीक है ना, इससे उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को लाभ पहुंचता है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पूरा योगदान देते हैं। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से क्या तात्पर्य है। बेहद इंपॉर्टेंट है, या ऐसे लिख सकता है जीडीपी से क्या तात्पर्य है, क्योंकि जीडीपी का ही फुल फॉर्म ये सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में यानी किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि एक साल में जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनके मूल्य का कुल जोड़ जो होगा उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद यानी संपूर्ण घरेलू उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन है दोस्तों,
प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे, पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। ठीक है, जैसे हम लिख दिए प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियाँ, इसमें लिखेंगे जो क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से की जाती हैं, यानी ऐसे काम जो हम इस वातावरण का सहारा लेकर के करते हैं, प्रकृति का सहारा लेकर के करते हैं, वो सब प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए कृषि करना हो गया, इसमें हम खेतों का सहारा लेते हैं, वातावरण का सहारा लेते हैं। पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक चीज़ों पर आधारित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियाँ कहेंगे। और द्वितीय क्षेत्रक गतिविधियों में क्या होता है, जो क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के सहयोग से की जाएं, यानी जब हम प्राथमिक क्रियाओं का सहयोग लेकर के जो क्रियाएं करेंगे वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगी। जैसे देखिए कपास से हमने कपड़ा बना लिया। ठीक है, कपास एक प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है, क्योंकि हमने इसको मिट्टी में पैदा किया, तो ये हो गई प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि। परंतु कपास से जब हमने कपड़ा बना लिया, तो यानी पहले प्राथमिक क्षेत्रक का सहारा लेकर के हमने द्वितीय क्षेत्रक बनाया। ठीक है, तो इसको कहेंगे द्वितीय क्षेत्रक। लकड़ी का सहारा लेके हमने कागज बना लिया, तो ये भी द्वितीय क्षेत्रक हो गया। गन्ने से हमने चीनी बना लिया, तो ये भी द्वितीय क्षेत्रक हो गया। यानी जब हम प्राथमिक क्षेत्रक का सहारा लेकर के नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए तृतीय क्षेत्रक क्या होता है। इस क्षेत्रक में किसी वस्तु का उत्पादन ना करके, यानी इस क्षेत्रक के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ध्यान देना, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे यातायात के साधन हो गए, बैंकिंग सेवा हो गई, बीमा कंपनियां हो गई, डाक सेवा हो गई इत्यादि। यानी जितनी भी सर्विसेज और सुविधाएं होती हैं वो सब तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ज़्यादा खास है। अभी तक कई कंजूस लोग लाइक नहीं किए होंगे, भाई लाइक वगैरह कर दो, ताकि मैं आप सभी की सोशल साइंस भारी मोटिवेशन के साथ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यानी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये जो अन्य बैंक हैं, छोटे छोटे बैंक, इनके क्रियाकलापों, इनकी कार्यशैली एवं इनकी गुणवत्ता पर कैसे नज़र रखता है, आपको आंसर लिखना है। तो आप लोगों को दोस्तों हेडिंग डालना है उत्तर, और लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक निम्न तरीकों से बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। ठीक है, 4 से या 3-4 तरीके लिखेंगे, जिसमें पहला तरीका है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर नज़र बनाए रखता है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा जो है अपने साथ रखता है। ठीक है, आजकल भारत में बैंक कुल जमा का 15% नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, सबसे पहले। दूसरा क्या है, रिजर्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों यानी व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, अर्थात बैंक जो है सबको ऋण दे, केवल व्यापारियों और धंधे वाले व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण उपलब्ध करवाए, ये आरबीआई नज़र रखता है। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों, समय समय पर बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं, यानी आरबीआई समय समय पर छोटे छोटे बैंकों से ये इन्फॉर्मेशन लेता रहता है कि वो किस व्यक्ति को कितना कहाँ पे ऋण दे रहे हैं। ठीक है, और उनकी ब्याज दरें क्या हैं, यानी सबकी ब्याज दरें भी चेक करते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, इस तरीके से वो छोटे छोटे बैंकों पर नज़र रखता है आरबीआई। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आंसर विनिमय का मतलब होता है दोस्तों बदलना। क्या होता है, बदलना। विनिमय का मतलब चेंज करना, बदलना। ठीक है, जैसे उत्तर में लिखेंगे, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना, यानी जिसमें रुपए पैसे इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता, केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा कि यार हमारे यहाँ पानी होता है, हम आपके पास पानी पहुँचा देते हैं, आप हमें वहाँ से पेट्रोल भिजा दीजिए। ठीक है, ये हुआ क्या, आदान प्रदान हुआ। ठीक है, हमने उनके पास भेजाया और उसके बदले में हमने कोई दूसरी चीज़ मंगवा लिया, तो ये हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसमें मुद्रा का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में आपको लिखना है। वैश्वीकरण शब्द से देखो, वैश्वीकरण माने विश्व बनाना। विश्व बनाने का मतलब ये है कि अनेक देशों को किसी भी व्यवस्था के तरीके से जोड़ना। ठीक है, यानी वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेशों के द्वारा जोड़ा जाता है। यानी किसी भी तरीके से विश्वों को आपस में जोड़ना जो है, ये वैश्वीकरण कहलाता है, सरल शब्दों में। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
जब ये अपनी इकाइयाँ संसार के अलग अलग देशों में स्थापित करती हैं। इतना आपको लिखना है वैश्वीकरण के बारे में, ठीक है। ये 2 से 3 अंक का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब 13वां देखिए दोस्तों, विदेश व्यापार अलग अलग देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल व्यापार होता है, ये अलग अलग देशों के बाजारों को एकजुट करने में किस तरीके से मदद करता है, आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों विदेशी व्यापार का, पहले विदेशी व्यापार का अर्थ लिख देंगे, ठीक है। विदेशी व्यापार का सामान्य अर्थ एक देश से दूसरे देश में होने वाला व्यापार है, ठीक है। इस व्यापार में एक देश अपने क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का दूसरे देशों की बाजारों में निर्यात करता है और वहाँ के क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं को अपने देशों में आयात करवाता है, ठीक है। इससे एक देश की बाजार का दूसरे देश की बाजार के साथ एकीकरण होना आम बात है, क्योंकि एक देश दूसरे देश की ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं को निर्यातित करता है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। इसलिए कहते हैं कि एक देश की बाजार दूसरे देश की बाजार के साथ मिल जाती है, क्योंकि वो हमारे यहाँ से सामान ले जाते हैं, हम उनके वहाँ से मंगाते हैं, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता किसको कहा गया है, जैसे आप ही बाजार में जाते हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल खरीदते हैं, घर का सौदा पानी वगैरह, है ना। तो ये आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। प्लस जो कंपनियां बना रही हैं वो सौदा ना, वो उत्पादक हो गए। क्या हो गए, उत्पादक। यानी जो कंपनियां आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हैं वो उत्पादक हो गए, और आप मटेरियल का यूज करते हैं तो आप उपभोक्ता हो गए। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछना चाहता है कि क्या कुछ ऐसे तरीके हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उपभोक्ताओं का शोषण होता है, अर्थात आप लोगों का नुकसान होता है, आप लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है, आप लोगों से के साथ कैसे धोखाधड़ी की जाती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे कुछ प्रमुख कारक निम्न है। पहला लिखेंगे अधूरी या गलत जानकारी। आजकल ये बहुत ज़्यादा चलती है, यानी बहुत से उत्पादक यानी बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने सामान की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर पैकेट के ऊपर लिख देते हैं। जैसे शुद्ध हो गया 25% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा। देखते हैं ना, अगर 5 वाला बिस्किट भी आप लोग लेंगे तो उसमें लिखा रहेगा 25% एक्स्ट्रा, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हैं, जबकि हर साल बिस्किट का साइज छोटा होता जा रहा है। हर साल आप लोग देखते हैं बिस्किट का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। यानी करते क्या हैं, अधूरी या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने पैकेट के ऊपर बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हैं, जिससे उपभोक्ता धोखा खा जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। दूसरा क्या है, असंतोषजनक सेवा। इसमें लिखेंगे बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदने के बाद एक लंबे समय तक सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कई कंपनियां क्या कहती हैं, आप हमारी कंपनी का कूलर ले जाओ, हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, जबकि होता ऐसा नहीं है। जब आप कूलर बिगड़ेगा आप उसे बनवाने ले जाएंगे तो आपसे वो पैसे लेंगे, है ना। जबकि बहुत समय तक सेवाएं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, कार इत्यादि। परंतु खरीदते समय जो वादे उपभोक्ताओं से किए जाते हैं वे खरीदने के बाद पूरे नहीं किए जाते, ठीक है। इतना आपको लिखना है। तीसरा है दोस्तों घटिया सामान। घटिया सामान यानी कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से घटिया किस्म का माल बाजार में बेचने लगते हैं। कई कंपनियां ज़्यादा लाभ कमाने के लिए घटिया सामान बेचते हैं, और दुकानदार भी ग्राहक को घटिया सामान दे देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे अत्यधिक लाभ होता है, ठीक है। ऐसा आप लोग लिखेंगे। चौथा है दोस्तों मिलावट करना। मिलावट करना आम बात है, हर आदमी करता है। आप गांव में किसी से दूध लेने भी जाएंगे तो पता नहीं किस समय वो आपको चुपके से पानी मिला करके दे देगा। यानी मिलावट किए बिना किसी का पेट भरता ही नहीं है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों लालची उत्पादक अपने लाभ को दोगुना करने के लिए खाने पीने के चीज़ों में मिलावट करके बेच देते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को दोहरा नुकसान होता है, क्योंकि दोस्तों जब किसी चीज़ में मिलावट की जाती है तो व्यक्ति के शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है, ठीक है। जैसे कई लोग करते क्या हैं, आप लोग देखते हैं बेसन में आटा मिला देते हैं, ठीक है, गेहूं का आटा मिला देते हैं बेसन में। क्या किए, उन्होंने अपने लाभ को दोगुना कर लिया, लेकिन आपका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सस्ते आटे को उन्होंने महंगे प्राइस पर बेच लिया, ठीक है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चलता है। अधिक मूल्य हो गया। इसमें लिखेंगे जिन चीज़ों के ऊपर विक्रय मूल्य नहीं होता वहाँ कुछ दुकानदारों का यह प्रयास होता है कि ऊंचे दामों पर चीज़ों को बेचकर अपने लाभ को बढ़ा लें। कई दुकानदार ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आई उसमें दाम अगर नहीं लिखा, उसमें प्राइस अगर नहीं लिखी, तो अपने से मारकर उठाएंगे, ठीक है, अपने से मारकर उठाएंगे और वहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके प्राइस लिख देंगे। यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 1000 में बेच लेते हैं, अधिक मूल्य करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। 15वां दोस्तों कोपरा कानून क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों भारत सरकार द्वारा 1986 में, ध्यान देना 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया।
यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून का बनना था। यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1986 में, जिसी को कोपरा कानून कहते हैं, जो कोपरा कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का कार्य किया जाता है। यानी उपभोक्ताओं के साथ होने वाले छल कपट धोखे आदि से बचने का तरीका बताया जाता है और उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। घटिया उत्पादकों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। यानी जो कंपनियां घटिया सामान बनाती हैं उनसे दूर रखने का प्रयास किया जाता है कोपरा कानून के अंतर्गत। ठीक है, जैसे बता दिए कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छा मटेरियल नहीं बनाती, उपभोक्ता लोग इससे सावधान रहें, तो ये कोपरा कानून का रूल हो गया। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता के कुछ प्रमुख अधिकारों के नाम बताइए। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे उपभोक्ताओं के कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे पहले सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपचार प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ से आज की वीडियो फिनिश हुई। 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया हूँ। इतने अगर आप तैयार कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आओगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। और इसी तरीके की आपको अर्थशास्त्र तो हो गया, आपको नागरिक शास्त्र हो गया, हिस्ट्री के आदि के और उसका भूगोल का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।